वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। और चलिए आज हम देखते हैं अपना क्रैक कोर्स सीरीज का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 को देखिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, तो आपको ज़्यादा ही कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी और आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डरबिट शर्मा और मेरे को 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है आपका नीट यूजी की फील्ड में। और अभी मैं करंट में अनअकैडमी में एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर वर्क कर रहा हूँ नीट यूजी के लिए। ये सारी चीज़ें तो खैर मैटर नहीं करती कि कितना एक्सपीरियंस है और क्या है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है क्या आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी होती हैं, ज़रूरी होती है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं अपना क्रैक कोर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। सो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा सो आप पहले जाकर इसका पार्ट 1 को देखिए, फिर उसके बाद आप इसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की, और ब्लड क्लॉटिंग को आप ब्लड कोगुलेशन भी कह सकते हैं और इसके लिए एक टर्म और यूज़ करते हैं कैस्केड प्रोसेस। अब ये कैस्केड प्रोसेस देखिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कैस्केड प्रोसेस। तो आप एनसीईआरटी को भी क्या करेंगे, ये सेशन देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। सो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि भाई ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फिब्रिनोजिन और फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके प्लाज्मा में। और ये दोनों कैसी फॉर्म में रहते हैं, ये दोनों रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म में ये दोनों हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब मान लीजिए क्या हुआ है, यहाँ पर टिश्यू इंजर्ड हो गया है, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू, और आपके चोट वगैरह लगी जिसके कारण क्या हुआ है, टिश्यू इंजर्ड हुआ है। अब जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज होगा यहाँ से, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब टिश्यू इंजर्ड हुआ है तो साथ साथ क्या इंजर्ड होती हैं, प्लेटलेट्स भी इंजर्ड हुई, प्लेटलेट्स भी क्या हुई, इंजर्ड। और प्लेटलेट से भी क्या निकला है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए दोनों से ही थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का केमिकल नेचर अलग है। अगर मैं बात करता हूँ इंजर्ड टिश्यू से, तो इंजर्ड टिश्यू से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ से रिलीज हुआ है वो उसका केमिकल नेचर क्या है, लिपोप्रोटीन का। और वहीं अगर मैं प्लेटलेट से बात करता हूँ तो इसका केमिकल नेचर कैसा होगा, फोस्फोलिपिड इसका केमिकल नेचर होगा। और ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की हेल्प से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और किस में चेंज हो जाएंगे, यह चेंज हो जाएंगे आपके थ्रोम्बोकाइनेज में। सो आपका थ्रोम्बोकाइनेज इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ही बनता है तो उस समय क्या होता है। सो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज बन चुका है। अब यहाँ पे ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये किस पर एक्ट करेगा, यह एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन पर। और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पर है हमारा, अभी हमने ऊपर देखा है प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है और कहाँ पर है, ब्लड में। और ब्लड में भी कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका प्रोथ्रोम्बिन पर कौन एक्ट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। और ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या होगा, यह थ्रोम्बिन क्या करेगा, यह थ्रोम्बिन आपका जो है फिब्रिनोजिन पर एक्ट करेगा, फिब्रिनोजिन पर एक्ट करेगा। और फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, यह कन्वर्ट कर देगा आपका फिब्रिन में। और हमें एक बात जानते हैं कि जो ये फिब्रिन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इनसोल्यूबल। फिर इसके बाद देखिए क्या हो गया, अब आपके फिब्रिन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपकी एक प्रोसेस होती है जिसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन, फिर होगा यहाँ पर रीपॉलीमराइजेशन। सो ये प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। सो इस प्रोसेस के होने से क्या बेनिफिट होता है, इस प्रोसेस के होने से बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक फिब्रिन का नेटवर्क बन गया है। किसका नेटवर्क बन गया है, यहाँ पर एक फिब्रिन का नेटवर्क बन गया है। और ये फिब्रिन का नेटवर्क जब बन जाएगा सो ये क्या करेगा, यह यहाँ पर क्या करेगा, ब्लड सेल्स को ट्रैप करेगा, ब्लड सेल्स वगैरह को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी ब्लड क्लॉटिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ ब्लड कोगुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। सो आपको इतना पता होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सो ब्लड ग्रुपिंग में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला है आपका एबीओ
ब्लड ग्रुपिंग और सेकंड है आपका RH ब्लड ग्रुपिंग। सो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ABO ग्रुपिंग, सो ABO ग्रुपिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको RBC पर क्या मिलता है। आपको RBC पर मिलेगा एंटीजन। क्या मिलेगा RBC पर? एंटीजन मिलेगा। और कौन से एंटीजन मिल सकते हैं यहाँ पर आपको एंटीजन A एंड B, ठीक है, A मिलेगा, AB मिलेगा या फिर B मिलेगा। सो इस तरीके से मिलते हैं। इसका भी हम टेबल देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको क्या मिलेंगी? प्लाज्मा में आपको मिलेंगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीजन की, सो देखिए एंटीजन क्या है। सो एंटीजन का मतलब आप बता सकते हैं, एंटीजन्स आर द केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इन्हें हम लोग क्या कह देंगे? एंटीजन कह देंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, सो एंटीबॉडीज में आप बता सकते हैं दैट प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक टेबल। सो मैं आपके साथ अभी ये टेबल को शेयर करूंगा। सो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए ये आपके ब्लड ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। सो यहाँ पर एंटीजन क्या रहेगा और एंटीजन कहाँ मिलेगा? आपको ये पता ही है, RBC पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको चेक करनी है कि एंटीबॉडीज कौन सी हैं, और आप यहाँ पे चेक क्या करेंगे? डोनर ग्रुप कौन सा रहेगा, ठीक है, डोनर ग्रुप को ध्यान रखेंगे। सो अगर हम बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप A है, सो यहाँ पर जो है कौन सा एंटीजन रहेगा? A एंटीजन रहेगा। और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? सो यहाँ पर B एंटीबॉडी यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर डोनर ग्रुप कौन सा हो जाएगा? A पॉसिबल है, O पॉसिबल है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर B के बारे में, सो एंटीजन यहाँ पर क्या रहेगा? B, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या रहेगी? A। और यहाँ पर डोनर ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? सो यहाँ पर B और O यहाँ पर डोनर ग्रुप रहेंगे। फिर इसके बाद आते हैं ब्लड ग्रुप AB की तरफ। सो ब्लड ग्रुप AB में आपको एंटीजन A और B दोनों ही मिलता है, और यहाँ पर आपको एंटीबॉडी कोई नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर नील एंटीबॉडी रहेगी। और यहाँ पर देखिए इसके डोनर ग्रुप, ये बात करते हैं डोनर ग्रुप कौन कौन से रहेंगे। यहाँ पर A रह सकता है, B रह सकता है, AB रह सकता है, और O यहाँ पे क्या रह सकता है? डोनर ग्रुप रह सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं O पर। सो O पर आपको कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज कौन सी मिलेंगी? एंटी-A और एंटी-B, और यहाँ पर जो है डोनर ग्रुप कौन सा रहेगा? O रहेगा। अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर ये पूछता है कि बताइए यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। सो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर O। कौन सा है? O, क्योंकि आप देख सकते हैं हर केस में O क्या कर रहा है? ब्लड को डोनेट कर रहा है। सो इसलिए क्या हम लोग कह सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल डोनर क्या है? आपका O है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल यहाँ पर, कि यहाँ पर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन है, ठीक है। सो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन है? सो आप ध्यान रखेंगे दैट यूनिवर्सल रिसेप्टेंट इज AB, क्योंकि देखिए ये जो AB है ये किससे ब्लड ले सकता है? A से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है और O से ले सकता है। तो इसलिए यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन हो गया? आपका AB हो गया। वहीं यूनिवर्सल आपका डोनर क्या रहेगा? आपका डोनर रहेगा O। और ये थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिए, ये रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट। और इसके अलावा आप एक टर्म और ध्यान रखेंगे, NCERT ने मेंशन कर रखा है, क्लम्पिंग। सो क्लम्पिंग टर्म का मतलब होता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज नोन एज क्लम्पिंग। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं RH ग्रुपिंग के बारे में। सो अगर हम बात कर रहे हैं RH ग्रुपिंग की, सो RH ग्रुपिंग में आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो RH है ये क्या है? यह है एक तरह का क्या है? एंटीजन है। क्या है ये? एंटीजन। और ये पहली बार, देखिए सबसे पहली बार RH एंटीजन कहाँ पर मिला था? RH एंटीजन मिला था रेसस मंकी पर, रेसस मंकी पर RH एंटीजन देखने के लिए मिला था। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के केस में, तो 80% ह्यूमंस में क्या होगा? ये RH, तो आप कह सकते हैं RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मतलब ह्यूमंस के केस में हम क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव कहते हैं।
और वहीं अगर ये RH एंटीजन एब्सेंट है तो हम उस केस में क्या कहेंगे, RH निगेटिव कह देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक केस समझना है, उस केस को, और केस क्या है वो आपका RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है ये RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, और यहाँ पर एक कंडीशन और समझ जाएंगे इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। तो देखिए RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी में क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर RH निगेटिव क्या है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या एक प्रेग्नेंट मदर है जो कि कैसी है, RH निगेटिव है। वही जो फीटस है यहाँ पर वो कैसा है, आपका RH पॉजिटिव है, ठीक है, फीटस कैसा है यहाँ पर, RH पॉजिटिव है। सो जब पहली प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, मैं कह सकता हूँ ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लेसेंटा क्या, यहाँ पर प्लेसेंटा क्या रोल प्ले करेगा, प्लेसेंटा यहाँ पर ब्लड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है, प्लेसेंटा मदर और फीटस के ब्लड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है। और जिस समय डिलीवरी हो रही होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हम केस लेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी बाय चांस, ड्यूरिंग डिलीवरी बाय चांस क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो गई है, ठीक है, क्या हो गई, ब्लड की मिक्सिंग हो गई है ड्यूरिंग डिलीवरी बाय चांस। सो उस केस में क्या होगा कि ये जो RH निगेटिव ब्लड है, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर क्या हो गई है, डिलीवरी के समय में क्या होगी, थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पे कैसा था, RH पॉजिटिव था किसका, फीटस का, और RH निगेटिव कैसा किसका था, मदर, यहाँ पे मदर का था। तो उस समय क्या होगा कि जब ब्लड मिक्सिंग हो गया तो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप में आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, यहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट में बनी है, यह बनी है RH पॉजिटिव के लिए, है ना, RH पॉजिटिव के लिए क्या बनी है, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी केस में क्या रहेगा, सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में क्या होगा, अगर कंडीशन हम सेम रखते हैं, ठीक है, सो मदर की RH निगेटिव और यहाँ पर फीटस कैसा है, RH पॉजिटिव। और अभी हमने पहले केस में क्या देखा था, हमने पहले केस में देखा था कि यहाँ पर क्या हो गया, बाय चांस ब्लड की मिक्सिंग हो गई और RH निगेटिव ब्लड जो कि मदर का ब्लड था वहाँ पे क्या हो गया, एंटीबॉडीज बन गई। तो उस केस में क्या होगा सेकेंड डिलीवरी में, कि सेकेंड डिलीवरी में क्या चांसेस होंगे कि जो बेबी होगा वो किससे सफ़र करेगा, एनीमिया से सफ़र करेगा या फिर आपका जॉन्डिस से सफ़र करेगा, जॉन्डिस से सफ़र करेगा। तो ये चांसेस रहेंगे। सो इसलिए जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई केस डॉक्टर्स को लगता है, ठीक है, तो और आप भी आगे चलकर डॉक्टर्स, काफ़ी सारे लोग आप में से गायनोकोलॉजिस्ट भी बनने वाले हैं, तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे केस में क्या करा जाता है, पहली डिलीवरी के बाद क्या दिया जाता है, RH एंटीबॉडी इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कौन सी कंडीशन को अवॉइड करना है, सेकंड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है, ये इंजेक्शन आपने नहीं दिया और ये कंडीशन आ गई है सेकंड वाली, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये पूरा एक साथ है, फीटल कंडीशन या फिर फीटस कंडीशन। सो आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर RH ग्रुपिंग के बारे में। समझते हैं लिम्फ के बारे में। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ लिम्फ की, लिम्फ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, और जब ये नाम अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि लिम्फ होता क्या है। सो लिम्फ का मतलब होता है यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, आप कह सकते हैं एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सेल्स वगैरह के बीच में मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं इसके कंसेप्ट को। सो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ब्लड की, सो आपको पता है ये ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। सो जब आपका ये ब्लड पास होता है किसमें, कैपिलरीज में, जब ब्लड किसमें पास हो रहा है, कैपिलरीज में पास हो रहा है। सो मैं कह सकता हूँ एज द ब्लड पास थ्रू कैपिलरीज इन दी टिश्यू, इन दी टिश्यू, तो उस समय क्या होगा, जिस समय कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पास हो रहा है तो उस समय क्या होगा कि कुछ अमाउंट में वाटर, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर along with small water soluble substance क्या होंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे। सो मैं लिख सकता हूँ that water soluble substance come out into spaces,
into spaces between the cell। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्या होता है यहाँ पर, ये लिम्फ वगैरह होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्या 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 आया है आपका, वाटर आया है और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आया है, और ये कहाँ से आया है, आपके ब्लड से आया है। सो कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस समय वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो कैपिलरीज से बाहर नहीं आ रही। सो आप ध्यान रखेंगे जैसा यहाँ पर प्रोटीन्स हो गए, ये कैपिलरीज से बाहर नहीं आएंगे, और आपके फोम्ड एलिमेंट हो गए, ये सब क्या होंगे, ये कैपिलरीज के बाहर नहीं आएंगे। मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ये क्या रहेंगे, ये आपके कैपिलरीज में ही रहेंगे। सो ये जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है इसको ही हमने क्या कह दिया है, जो ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो रिलीज हो रहे हैं या कैपिलरीज के बाहर जा रहे हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में लिम्फ कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अगर हम बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड की, या फिर मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि हम बात कर लेते हैं अगर लिम्फ की, तो लिम्फ में आप क्या देखोगे कि जो लिम्फ है इसमें क्या होगा, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम होगा प्लाज्मा की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर सेम होगा, किसकी तरह, प्लाज्मा की तरह। जैसा प्लाज्मा में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे क्या होता है, लिम्फ में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पॉइंट आप याद रखें। इसके अलावा देखिए आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं लिम्फ का फंक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं लिम्फ का फंक्शन क्या हो गया। एक तो हो गया एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, और क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट का और गैसेज का किस किस के बीच हो रहा है, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑफ द बॉडी। सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर हम और बात करें इसके बारे में, सो ये जो आपका लिम्फ है ये कैसा है, कलरलेस है, लिम्फ इज कलरलेस। और ये क्या कंटेन करता है, यह कंटेन करता है लिम्फोसाइट। क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ये आपका लिम्फ होता है ये एक इम्पोर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट और हॉर्मोन्स के लिए। सो इम्पोर्टेंट कैरियर किस किस के लिए हो गया, आपका न्यूट्रिएंट के लिए। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, और ये हार्मोन के लिए भी कैसे वर्क करता है, एज अ कैरियर वर्क करता है। देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डेट फैट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड through lymph in the lactal present in intestinal villi। सो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आप क्या करेंगे यहाँ पर याद रखेंगे और आपका लिम्फ इजीली हो जाएगा। ये अब हम यहाँ पर समझेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। सर्कुलेटरी पाथवे, तो सर्कुलेटरी पाथवे में आपको दो पाथवे पढ़ने होते हैं। पहला पाथवे जो होता है वह है आपका ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, और सेकंड जो है आपका वह है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं ओपन से। सो आप ध्यान रखेंगे ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए ब्लड है, ब्लड कहाँ पहुँचा, हार्ट पे पहुँचा, और हार्ट क्या है आपका, हार्ट है पंप, हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है। सो हार्ट ने क्या करा, ब्लड को पंप करा, फिर ये ब्लड कहाँ पहुँचा, यह पहुँचा लार्ज लिम्फ वेसल में, लार्ज लिम्फ वेसल में। और ये लार्ज लिम्फ वेसल के बाद ये आप बता सकते हैं कि लार्ज लिम्फ वेसल में पहुँच गया। और ये लार्ज लिम्फ वेसल कहाँ पर ओपन होती हैं, यह ओपन होती है साइनस में। और साइनस का मतलब क्या है, साइनस का मतलब है यहाँ पर बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी में। सो इस तरह के सर्कुलेशन को आप लोग क्या कहोगे, ओपन सर्कुलेशन कहोगे। अगर हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेशन में, तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल याद रखें कि ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। सो ये आपको देखने मिलेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो ये फाइलम्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं।
फिर इसके बाद है आपका नंबर 2 जो कि है यहाँ पर क्लोज। सो अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे की, सो क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे देखिए क्या है, काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ एडवांस टाइप का है। ठीक है, कैसा ये एडवांस है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ब्लड आपका कहाँ पहुँचा, सबसे पहले ब्लड पहुँचा हार्ट में, हार्ट ने क्या करा, ब्लड को पंप करा, फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, क्लोज में ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगी, वहीं ओपन में आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। सो यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। और यहाँ पर कौन सा एडवांस है, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, यहाँ पर एडवांस होता है। और देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जांपल भी मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे 2 फाइलम आपको बताए हैं, ये 2 फाइलम आप याद रखेंगे कि फाइलम एनिलिडा में आपको क्या देखने मिलेगा, क्लोज आपको बता सकते हैं डेट क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे देखने मिलता है, और कोडेट में आपको क्या देखने मिलता है, आपको क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे देखने मिलता है। एनिलिडा थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए एनिलिडा किस में आता है, नॉन कोडेट्स में, तो इसलिए कई बार हम लोगों को क्या लगता है कि भाई नॉन कोडेट्स में है तो जहाँ तक ओपन होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। एनिलीड्स पे आप स्टार मार्क करके रखेंगे कि एनिलीड्स में क्या, कौन सा सर्कुलेटरी पाथवे है, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, और ये एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। और कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे ओपन सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। सो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि डेट सेल आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है ओपन के लिए, दूसरी चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो लेस प्रेशर के साथ होगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर रहेगा लेस। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा उसकी आप देखेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, सो मैं कह सकता हूँ लेस एफिशिएंट। और इसके एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा आपको क्लोज में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, क्लोज में आपको ये बात ध्यान रखनी है डेट सेल आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने मिल गया, यहाँ पर आपको देखने मिल गया ब्लड वेसल्स वगैरह। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर हम बात करते हैं ब्लड फ्लो की यहाँ पर, सो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा, वो एक हाई प्रेशर सा होगा, हाई प्रेशर, और कैसा होगा, हाई एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा। सो मैं कह सकता हूँ हाई एफिशिएंट। सो ये पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें एग्जांपल क्लोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनिलीड हो गए आपके, और आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर एग्जांपल बन जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। सो हमारा नई हेडिंग क्या रहेगी, नई हेडिंग है हमारी यहाँ पर टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सो इसमें हमें कौन कौन से सर्कुलेशन पढ़ने हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन के बारे में, फिर हम यहाँ पर समझेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में, फिर इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। सो इन तीनों को हमें यहाँ पर समझना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगल से। सो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सिंगल सर्कुलेशन आपको किसमें देखने मिलेगा, यह आपको देखने मिलता है फिशेज में। किसमें देखने मिलेगा, फिशेज में आपको देखने मिलेगा। सो देखिए इसमें होता क्या है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, सो फिशेज में कौन सा हार्ट मिलता है आपको, सो यहाँ पर मिलता है आपको वीनस हार्ट। और ये वीनस हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। और क्या आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर गिल्स देखने मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑर्गन देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए गिल्स से क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा और वो कहाँ पहुँचेगा, ऑर्गन्स पर पहुँचेगा। फिर ऑर्गन्स के बाद क्या होगा, यहाँ से ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, वीनस हार्ट पर आएगा, और वीनस हार्ट से अगेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये कहाँ पहुँचेगा, गिल्स पर पहुँचेगा। सो मैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पर CO2 लिख के इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं इस टेबल में CO2 बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ। और यहीं अगर मैं O2 लिख दूंगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात करूंगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगा। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सो ये तो हो गया आपका सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन के बाद हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। सो नंबर 2 क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मिलता कहाँ कहाँ है। सो आप ध्यान रखेंगे ये आपको देखने के लिए मिलेगा किस किस में, ये आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल में देखने मिलेगा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल की, सो इनमें कितने चैम्बर हार्ट मिलता है आपको, 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक रफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाते हैं। सो मान लेते हैं ये हार्ट हो गया और यहाँ पर ये कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर है, ठीक है। ये कितने 3 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक क्या हो जाएगा वेंट्रिकल। सो यहाँ पर क्या होगा, सो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक साइड आप गिल्स बना लीजिए, लंग्स बना सकते हैं और या फिर स्किन, और यहाँ हो जाएगा बॉडी पार्ट। सो देखिए क्या होगा, मान लीजिए क्या मतलब होता ही है, ठीक है। गिल से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, गिल से, लंग से या स्किन के थ्रू क्या होगा, यहाँ से आप क्या देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद यह कहाँ पहुँचेगा, यह पहुँच जाएगा बॉडी पार्ट में। लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको कि बॉडी पार्ट में कैसा ब्लड जाता है, मिक्स ब्लड जाता है। मिक्स ब्लड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। फिर ये बॉडी पार्ट में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट में जाने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी था तो क्या होगा, उसका यूज हो जाएगा। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पर जब बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना। तो यहाँ से क्या होगा, ये CO2 वगैरह को कैरी करेगा और फिर कहाँ ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से अगेन क्या होगा, ये कहाँ पहुँचेगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुँचेंगे, ये आपका पहुँचेगा आपका कहाँ पर, गिल्स में, लंग्स में या फिर स्किन में, ठीक है। सो यहाँ पर कैसा ब्लड जा रहा है, अगेन यहाँ पर जा रहा है मिक्स ब्लड। सो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। पहली बात आप ये जो है, हम जो यहाँ पर ये रफ टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ये जो माइंड मैप बना रहे हैं आप ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, कितने चैम्बर्स हैं। फिर इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है आपका यहाँ पर डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है और काफ़ी ईजी टॉपिक होता है डबल सर्कुलेशन, अगर आप इसे अच्छे से एक बार समझ जाए तो। सो अगर मैं बात करता हूँ डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन में एक एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है और वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन भी काफ़ी दे देता है। सो डबल सर्कुलेशन की अगर बात करेंगे, पहली बात किस में मिलेगा, ये एब्स में मिलेगा। तो एब्स के बारे में आप जानते हैं कि एब्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। डबल सर्कुलेशन आपको मैमल्स में देखने मिलेगा और आपको डबल सर्कुलेशन क्रोकोडाइल में देखने मिलेगा। इसमें देखने मिलेगा, क्रोकोडाइल में आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पर क्रोकोडाइल को आप मार्क करके रखेंगे, क्यों, क्रोकोडाइल किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। और लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्रोकोडाइल के पास क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है और ये क्या दिखाएगा आपको, डबल सर्कुलेशन दिखाएगा। और इन सब में कितने चैम्बर हार्ट है, इन तीनों में ही आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है। सो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, ये हो गया हमारा, हार्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। सो ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर लंग्स हो गए और यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी, ठीक है, बॉडी कह दूँ या फिर मैं बॉडी पार्ट कह दूँ, एक ही बात है। सो आप ध्यान रखेंगे
यहाँ पर कि क्या होगा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, कैसा ब्लड आया, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन मात्र एक ऐसी वेन है जो कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सो आप इसे स्टार मार्क करके रखेंगे। ठीक है, पल्मोनरी वेन इज ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो चुका है, यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। अब फिर देखिए लेफ्ट ऑरिकल से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और हम ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं बाइकस्पिड बेल, बाइकस्पिड बेल। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, अब ये ब्लड जो है यहाँ पर आ चुका है लेफ्ट ऑरिकल में। अभी लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पहुंचेगा, बॉडी में पहुंचेगा। और किसके थ्रू पहुंचेगा, एरोटा के थ्रू पहुंचेगा। फिर देखिए क्या होगा, बॉडी में जब ये पहुंच गया फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका यूज होगा। और यहाँ से क्या होगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में। ठीक है, कैसा ब्लड पहुंचेगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड कहाँ पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में, बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा, बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा। अब यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑरिकल से अब ब्लड कहाँ पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में। सो यहाँ ध्यान रखेंगे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ट्राइकस्पिड बेल, ट्राइकस्पिड बेल। ओके, सो अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं राइट वेंट्रिकल में। सो राइट वेंट्रिकल से फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंच जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी को भी आप ध्यान रखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड करती है। बल्कि हम जानते हैं, अगर जनरली अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स आपकी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सो ध्यान रखेंगे, एव्स में मिल रहा है, मैमल्स में मिल रहा है, क्रोकोडाइल में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डबल सर्कुलेशन। हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है।